नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने सामान्य अध्ययन यानी जीएस प्रैक्टिस सेट 9 के हस्तलिखित नोट्स हैं और हमारा मकसद है इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना। बिल्कुल। हम इन नोट्स को एक कहानी की तरह परत दर परत खोलेंगे, हर बिंदु के पीछे का क्यों और कैसे जानेंगे। हाँ, मतलब इसे एक ऐसी क्लास समझिए जहां रटने की कोई जगह नहीं, सिर्फ सीखने का उत्साह। बिल्कुल। और इस सीखने के सफर की शुरुआत हम भारत की कला और संस्कृति से करते हैं। हमारा पहला शीर्षक है तुमरी संगीत और नृत्य शैली। अच्छा, नोट्स का पहला ही बिंदु कहता है कि ठुमरी का गहरा संबंध कथक नृत्य शैली से है। और कथक तो उत्तर प्रदेश की शान है, एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। जी। लेकिन ये संबंध इतना गहरा क्यों है? मतलब क्या ठुमरी के बिना कथक अधूरा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ठुमरी एक भाव प्रधान गायन शैली है जिसमें श्रृंगार और प्रेम की भावनाएं होती हैं। अच्छा। और कथक, जो कहानी कहने का नृत्य है, इन्हीं भावों को अपने अभिनय के जरिए दिखाता है। तो मतलब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए जब कथक में अभिनय का हिस्सा आता है तो अक्सर ठुमरी गाई जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसी परंपरा को लच्छू महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, शाश्वती सेन और रोहिणी भाटे जैसे महान कलाकारों ने आगे बढ़ाया है। और कथक सिर्फ कलाकारों तक सीमित नहीं है, इसके अलग अलग स्कूल या घराने भी हैं। हाँ, घराने। नोट्स में 4 मुख्य घरानों का जिक्र है: बनारस, लखनऊ, जयपुर और रायगढ़। इनमें क्या फर्क है? इनमें प्रवर्तक तो अलग हैं ही, पर इनकी शैलियों में भी बहुत फर्क है। जैसे बनारस घराना, जो जानकी प्रसाद जी ने शुरू किया, वो अपने शक्तिशाली फुटवॉक यानी तत्कार के लिए जाना जाता है। अच्छा। वहीं लखनऊ घराना, जिसे ईश्वरी प्रसाद जी ने स्थापित किया, उसमें नज़ाकत, खूबसूरती और अदा पर ज्यादा जोर होता है। और जयपुर घराना? जयपुर घराना लय और ताल की जटिल गणनाओं के लिए मशहूर है और रायगढ़ घराना इन सभी की शैलियों का एक सुंदर मिश्रण पेश करता है। यहाँ एक और नाम है लेडी लीला सोखे, जिन्हें कथक को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। ये कहानी क्या है? जी, 20वीं सदी की शुरुआत में कथक जैसी कई शास्त्रीय कलाएं अपना सम्मान खो रही थीं। लेडी लीला सोखे, जिनका भारतीय नाम मेनका था, उन्होंने इस नृत्य को दोबारा मंच पर स्थापित करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि ठुमरी और कथक का सीधा संबंध उत्तर प्रदेश से है और इसके 4 मुख्य घराने बनारस, लखनऊ, जयपुर और रायगढ़ हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कथक जैसी शास्त्रीय कलाएं भारत की पहचान है और ऐसी ही उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए देश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों की स्थापना की गई है। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। जी, सबसे पहले है नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। ये 1972-73 में कृषि विज्ञान के क्षेत्र में शुरू हुआ और इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? 70 का दशक भारत में हरित क्रांति का चरम था, इसलिए कृषि विज्ञान में योगदान को सम्मानित करने के लिए हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर पुरस्कार शुरू करना एक स्वाभाविक कदम था। सही बात है। और विज्ञान के क्षेत्र में 2 और बड़े नाम हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो 1958 का है, और कलिंग अवार्ड 1952 का। हाँ, भटनागर पुरस्कार भारत के युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए है, जबकि कलिंग अवार्ड विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। इसी तरह चिकित्सा में धन्वंतरी पुरस्कार और पत्रकारिता में चमेली देवी पुरस्कार है। जी। और गणित के क्षेत्र में तो 2 नोबेल पुरस्कार जैसे सम्मान हैं। एक है रामानुजन पुरस्कार और दूसरा एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल कहा ही जाता है। बिल्कुल। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि विज्ञान के लिए भटनागर और कलिंग, चिकित्सा के लिए धन्वंतरी और गणित के लिए एबेल और रामानुजन पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं। जी, कला और सम्मान के बाद अब बात करते हैं आस्था के केंद्रों की। भारत के प्रमुख मंदिर। सूची की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मितारी मंदिर से। इसके अलावा भारत माता मंदिर, भीतरगांव का अनोखा ईट मंदिर और दशावतार मंदिर भी यही हैं। जी, और ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि अपनी वास्तुकला के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे भीतरगांव का मंदिर गुप्त काल का है और पूरी तरह पकी हुई ईंटों से बना है। अरे वाह! इसी तरह महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर और घुष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मंदिर की अपनी अलग लोक मान्यता है। सूची में उत्तराखंड के मनसा देवी और नंदा देवी, झारखंड के वैद्यनाथ,
हिमाचल के संकट मोचन और हिडिंबा मंदिर और बिहार के महाबोधि मंदिर का भी जिक्र है। हाँ, ये तो सीधे सीधे मिलान करने वाले प्रश्नों के लिए एक खजाना है। बिल्कुल। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है, इसका सीधा मिलान करने वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत की संस्कृति और इतिहास से अब चलते हैं वैश्विक मंच पर। अगला विषय है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स की कहानी 2009 से शुरू होती है, जब ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक बनाया। अच्छा, तब ये ब्रिक था। हाँ, और ये नाम जिम ओनील ने दिया था। ये वो देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। और फिर 2010 में इसमें एस जुड़ गया, यानी साउथ अफ्रीका। जी, लेकिन अब तो ये कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। नोट्स के मुताबिक अब इसमें 11 सदस्य हैं। हाँ, अब 11 हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे नए नाम भी हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि ब्रिक्स, जो शुरू में एक आर्थिक समूह के तौर पर देखा जाता था, अब एक बड़ा भू राजनीतिक मंच बन गया है। ईरान और सऊदी अरब जैसे नए सदस्यों का जुड़ना ये दिखाता है कि दुनिया में पारंपरिक पश्चिमी गठबंधनों के अलावा एक नया पावर सेंटर उभर रहा है। अच्छा, इनका अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि ब्रिक्स में एस का मतलब दक्षिण अफ्रीका है, जो 2010 में जुड़ा और अब इसके कुल 11 सदस्य हैं। अब वैश्विक मंच से कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर आते हैं। नोट्स में 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का जिक्र है। और पर्यावरण से जुड़े तो कई दिवस हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये तो है। जैसे 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 26 नवंबर को भारत का पर्यावरण संरक्षण दिवस। इन्हें याद रखने का एक तरीका है। 5 जून को हम पर्यावरण की बात करते, ठीक है। 22 मई को उसमें रहने वाले जीव जंतुओं यानी जैव विविधता की, और 16 सितंबर को हम पर्यावरण की रक्षा करने वाली ओजोन परत की बात करते हैं। अच्छा, तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल। और 21 मार्च को वानिकी दिवस और 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। जी, ये सारी तारीखें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति का संरक्षण कितना जरूरी है। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पर्यावरण से जुड़े दिवस जैसे 5 जून, 16 सितंबर और 28 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस खेल की जिसने भारत को दुनिया में पहचान दिलाई, ओलंपिक में भारतीय हॉकी। जी, वाह। नोट्स के अनुसार भारत ने अपने पहले ही ओलंपिक 1928 के एम्स्टर्डम गेम्स में हॉकी का स्वर्ण पदक जीत लिया था। ये तो किसी सपने जैसी शुरुआत रही होगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो भारतीय हॉकी का सुनहरा दौर आया। 1928, 1932, 1936 लगातार 3 स्वर्ण। 3 लगातार? हाँ, 1936 में तो कप्तान खुद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद थे। आज़ादी के बाद 1948 में लंदन में जब हमने स्वर्ण जीता तो वो एक भावुक पल था। ये सिलसिला 1956 तक चला। और फिर 1960 में हमें रजत पदक मिला जब पाकिस्तान ने स्वर्ण जीता। जी, और फिर 1980 में भी हमने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता। और हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में कांस्य पदक जीतकर टीम ने एक नई उम्मीद जगाई है। बिल्कुल। विश्व कप में हमारा रिकॉर्ड उतना शानदार नहीं रहा। हमने सिर्फ एक बार 1975 में अजीत पाल सिंह की कप्तानी में विश्व कप जीता है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण 1928 में और एकमात्र विश्व कप 1975 में जीता। सही है। खेल के मैदान के सितारों के बाद अब बात करते हैं रुपहले पर्दे के सितारों और उनकी आत्मकथाओं की। ये सेक्शन तो मजेदार लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और किताबों के नाम भी उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। जैसे गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा का नाम है बैडमैन। हाँ, उन्होंने अपने ब्रांड को पूरी तरह से अपना लिया है। जी। और सोनू सूद की आई एम नो मसाया भी उनके हाल के कामों को देखते हुए बहुत सटीक लगती है। तुषार कपूर की द बैचलर डैड और इमरान हाशमी की किस ऑफ लाइफ भी काफी दिलचस्प नाम है। आयुष्मान खुराना की क्रैकिंग द कोड उनके संघर्ष और सफलता की कहानी बताती है, तो नसीरुद्दीन शाह की एंड देन वन डे उनके जीवन के गहरे अनुभवों को सामने लाती है।
इस सूची में अनुपम खेर और करण जौहर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि बैडमैन गुलशन ग्रोवर से और आई एम नो मेसाया सोनू सूद से संबंधित है। अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर, भारत के उपराष्ट्रपति। नोट्स कहते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस पदेन सभापति का ठीक मतलब क्या है? पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि ये पद उन्हें उनके मुख्य पद यानी उपराष्ट्रपति होने की वजह से अपने आप मिल जाता है। अच्छा। इसके लिए कोई अलग चुनाव या नियुक्ति नहीं होती। जो भी व्यक्ति अनुच्छेद 63 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, वही अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का सभापति होगा। और इनके चुनाव का तरीका क्या है? क्या ये राष्ट्रपति चुनाव जैसा ही है? नहीं, यहाँ एक बड़ा अंतर है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें सिर्फ संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मतलब राज्यों के सदस्य नहीं होते? जी, इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में वो लेते हैं। और ये प्रावधान हमने यूएसए के संविधान से लिया है। तो फिर उपराष्ट्रपति का मुख्य काम क्या है? अगर वो राष्ट्रपति नहीं है तो क्या उनके पास कोई और जिम्मेदारी है? दिलचस्प बात यह है कि उपराष्ट्रपति के पद से जुड़ा कोई सीधा औपचारिक कार्य नहीं है। उनका मुख्य काम राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना है। और दूसरी भूमिका? उनकी दूसरी सबसे बड़ी भूमिका तब शुरू होती है जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाए। तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अच्छा। और एक रोचक तथ्य ये है कि एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन समेत कुल 6 व्यक्ति ऐसे हुए जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद के बारे में है और अनुच्छेद 64 उन्हें राज्यसभा का सभापति बनाता है। बिल्कुल। चलिए अब भारतीय राज्य व्यवस्था की नींव से जुड़े इतिहास पर चलते हैं। हमारा अगला विषय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। जी। यहाँ तो शुरुआत में ही 4 अधिवेशनों का क्रम दिया है। 1885 बॉम्बे, 1886 कलकत्ता, 1887 मद्रास, 1888 इलाहाबाद। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि कांग्रेस शुरुआत से ही एक अखिल भारतीय संगठन बनना चाहती थी। हाँ, इसीलिए उसने देश के अलग अलग कोनों में अपने अधिवेशन किए। बिल्कुल। और 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन इसलिए खास है क्योंकि इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो पहले गैर भारतीय अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस की समावेशी सोच को दर्शाता है। नोट्स में 2 और तारीखें हैं जो राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ी हैं। 1896 और 1911 दोनों कलकत्ता अधिवेशन। हाँ, और ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये राष्ट्रवाद की भावना के विकास का प्रतीक है। 1896 में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम का गाया जाना बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। हाँ, और उसके 15 साल बाद? हाँ, 1911 में बिशन नारायण धर के अध्यक्षता में जनगण मन का गाया जाना आंदोलन के एक नए, अधिक संगठित और आधुनिक चरण को दर्शाता है। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में और जनगण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के मंच पर महिलाओं की भी बहुत सशक्त भूमिका रही है। हाँ, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 में। जी, एनी बेसेंट जो आयरलैंड से थीं, उन्होंने भारत को अपना घर बनाया। वो थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ी थी और उन्होंने ही 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की, जो बाद में BHU बना। बिल्कुल, वो भारतीय नहीं थी, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह समर्पित थी। तो फिर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। अच्छा। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अधिवेशनों की। सबसे अहम है 1929 का लाहौर अधिवेशन। बिल्कुल, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक मोड़ था। इसी अधिवेशन में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। यानी अब लक्ष्य सिर्फ डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूरी आजादी थी। जी, इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को
पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लेकिन नोट्स में एक और अधिवेशन का जिक्र है, रामगढ़ अधिवेशन 1940, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने नहीं की थी। हाँ, उसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद और वो 1940 से 1945 तक अध्यक्ष रहे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल है। और वो सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे थे, है ना? जी बिल्कुल। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर अधिवेशन में आया था। और अब महात्मा गांधी और कांग्रेस अधिवेशन। यहाँ एक बहुत ही नाटकीय घटना का जिक्र है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसे कांग्रेस का संकट कहा जाता है। ये कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव था। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जो आक्रामक और समाजवादी रास्ते पर चलना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग थे। और फिर चुनाव हुआ। हाँ, अध्यक्ष पद के चुनाव में बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार बताया। इसके बाद क्या हुआ? वर्किंग कमेटी में मतभेद इतने बढ़ गए कि बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस छोड़कर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। जी, ये घटना गांधी और बोस के बीच के गहरे वैचारिक मतभेदों को उजागर करती है। तो क्या गांधी जी ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? हाँ, लेकिन सिर्फ एक बार। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। उन्होंने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, सिर्फ एक बार? और 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध वाक्य कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की थी। इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब भारत के भूगोल पर आते हैं। शीर्षक है भारत के प्रमुख चारागाह। नोट्स में बुग्याल, बन्नी, खज्जियार जैसे नाम हैं। ये सिर्फ घास के मैदान नहीं है, बल्कि ये हमारी पैस्टोरल कम्युनिटीज यानी चरवाहा समुदायों की जीवन रेखा हैं। अच्छा। जैसे उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर मिलने वाले मुलायम घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। गुजरात के कच्छ में स्थित बन्नी एशिया का सबसे बड़ा चारागाह माना जाता है। और खज्जियार तो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है। बिल्कुल। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि बुग्याल उत्तराखंड में और बन्नी गुजरात में स्थित प्रसिद्ध चारागाह हैं। इसी तरह भारत के भूगोल का एक और अहम हिस्सा है यहाँ के दर्रे यानी पासेस। नोट्स में पूर्व से पश्चिम का एक क्रम दिया गया है, बोमडिला, नाथुला, लिपोलेख, शिपकीला। ये क्रम हमें हिमालय के विस्तार को समझने में मदद करता है। बोमडिला अरुणाचल में, नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में और शिपकीला हिमाचल में है। ये दर्रे प्राचीन काल से व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान के रास्ते रहे हैं। और पश्चिमी घाट के भी अपने अलग दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। जी, ये दर्रे महाराष्ट्र और केरल में हैं और कोंकण तट को दक्कन के पठार से जोड़ते हैं। अच्छा। थालघाट नासिक को मुंबई से, भोरघाट पुणे को मुंबई से और पालघाट केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के चेन्नई से जोड़ता है। इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी याद रखना महत्वपूर्ण है। भोरघाट और फिर पालघाट। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में है और ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। भूगोल में ही अगला विषय है स्थानीय पवनें और वर्षा। यहाँ आम की बौछार यानी मैंगो शावर का जिक्र है। ये बहुत दिलचस्प है। आम की बौछारें असल में मॉनसून से पहले की हल्की बारिश होती हैं, जो केरल और कर्नाटक में आमों को जल्दी पकने में मदद करती हैं। इसीलिए इन्हें मैंगो शावर कहते हैं। और कॉफी शावर? उसी तरह कर्नाटक में कॉफी के फूलों के खिलने में मदद करने वाली बारिश को कॉफी शावर या मंजरी बौछारें कहते हैं। और काल वैशाखी? इसका संबंध तो राजस्थान से नहीं है। नहीं, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। ये गर्मियों में आने वाले भयंकर तूफान हैं जो वैशाख के महीने में आते हैं और अक्सर विनाशकारी होते हैं, इसलिए इन्हें काल वैशाखी कहते हैं। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि कॉफी शावर कर्नाटक से और मैंगो शावर केरल से संबंधित हैं। अब आते हैं अर्थशास्त्र पर। पहला ही टॉपिक है उत्पादन के कारक। 4 कारक बताए गए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ये तो अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। बिल्कुल।
कोई भी चीज बनाने या कोई भी सेवा देने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत होती है। आपको एक जगह यानी भूमि चाहिए, काम करने वाले लोग यानी श्रम चाहिए, मशीनें और पैसा यानी पूंजी चाहिए। और इन सब को मिलाकर जोखिम उठाने वाला एक व्यक्ति यानी उद्यमी चाहिए। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि उत्पादन के चार कारक भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता हैं। अर्थशास्त्र की कुछ प्रसिद्ध किताबों का भी जिक्र है। हाँ, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस और जॉन मेनार्ड कीन्स की द जनरल थ्योरी। ये दोनों किताबें अर्थशास्त्र की सोच में दो बड़े पड़ाव हैं। एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उन्होंने मुक्त बाजार की वकालत की। लेकिन 1930 की महामंदी के बाद कीन्स ने अपनी किताब में तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। और यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का विभाजन भी जुड़ा है। बिल्कुल। एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल के विचार माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यक्तिगत फर्मों और उपभोक्ताओं के अध्ययन की नींव रखते हैं, जबकि कीन्स के विचार मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी पूरी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे बड़े मुद्दों के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि मैक्रो कीन्स से और माइक्रो मार्शल और स्मिथ से जुड़ा है। अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की बात हुई तो अब कुछ सरकारी योजनाओं पर नजर डालते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना 2017 में शुरू हुई। जी, इसका मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। इसी तरह 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लैंगिक समानता और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। बिल्कुल। इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में और मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू हुई। अब विषय बदलते हैं और विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। पहला टॉपिक है संवेग यानी मोमेंटम। इसका समीकरण है P = m/v। इसे आप किसी चलती हुई चीज की ताकत या जोर समझ सकते हैं। अच्छा। सोचिए, एक साइकिल और एक ट्रक एक ही रफ्तार से आ रहे हैं। किसे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? जाहिर है ट्रक को। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान यानी मास बहुत ज्यादा है। यही संवेग है किसी चीज की रफ्तार और उसके द्रव्यमान का मिला-जुला असर। और रॉकेट का प्रक्षेपण भी इसी सिद्धांत पर काम करता है ना? बिल्कुल, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला टॉपिक है धातुएं। ये विद्युत धनात्मक होती हैं। इसका मतलब है कि धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव आयन बनाती हैं। इसी गुण के कारण वे ताप और बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं। सबसे अच्छी सुचालक चांदी है और सोना सबसे तन्य धातु है, यानी उसके बहुत पतले तार खींचे जा सकते हैं। और अधातुओं में ब्रोमीन का जिक्र है, जो एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। हाँ, ये एक कमाल का तथ्य है। हम पारे यानी मर्क्यूरी के बारे में जानते हैं, जो एक तरल धातु है, लेकिन ब्रोमीन उसका नॉन मेटल काउंटर पार्ट है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सबसे अच्छा सुचालक चांदी है और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। जीव विज्ञान में जीवों का वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जिक्र है। हाँ, ये कोशिकाओं के दो मुख्य प्रकार हैं। जी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत सरल होती हैं, जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। ये मोनेरा जगत में आते हैं। और यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल होती हैं, जिनमें न्यूक्लियस होता है। अगर ये एक कोशिकीय हैं, जैसे अमीबा और डाइटम, तो ये प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। और अगर ये बहुकोशिकीय हैं, तो ये फंगी, प्लांटी या एनिमेलिया जगत में आते हैं। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा जगत में आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा में। बिल्कुल। अमीबा का जिक्र आया तो अगला टॉपिक एक कोशिकीय जीव है, जिसमें प्रोटोजोआ का उदाहरण दिया गया है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीवों का एक बड़ा समूह है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीव आते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता। और इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ समूह के एक कोशिकीय जीव हैं। और अब अंत में कुछ ताज़ा खबरें और समसामयिक घटनाएं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC। यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है। मार्च 2025 में जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनेंगे।
जी, ये खेल प्रशासन में लैंगिक और नस्लीय समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे पीटी उषा का भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनना। बिल्कुल। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि आईओसी का मुख्यालय लुसाने में है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री होंगी। खेलो इंडिया गेम्स का भी जिक्र है। पैरा गेम्स में हरियाणा शीर्ष पर रहा। जी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका शुभंकर उज्ज्वला नाम की एक गौरैया थी। इसमें हरियाणा ने सबसे ज्यादा पदक जीते। और शीतकालीन गेम्स? वो लेह लद्दाख में हुए, जिसमें सेना की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा शीर्ष पर रहा और इसका शुभंकर उज्ज्वला था। और हमारा अंतिम शीर्षक है महत्वपूर्ण सैन्य सुरक्षा ऑपरेशन। हाँ, इसमें ऑपरेशन गंगा, अजय, कावेरी जैसे नाम हैं। ये ऑपरेशन संकट के समय दुनिया भर में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की भारत की क्षमता को दर्शाते हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए था। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास युद्ध के दौरान चलाया गया। और ऑपरेशन कावेरी सूडान के गृहयुद्ध से भारतीयों को निकालने के लिए था। हर ऑपरेशन एक अलग चुनौती थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, ऑपरेशन अजय इजराइल से और ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए थे। जी, तो ये थी हमारे जीएस प्रैक्टिस सेट 9 के नोट्स की एक गहरी और विस्तृत पड़ताल। हमने हर बिंदु को न सिर्फ पढ़ा बल्कि उसके पीछे की कहानी और महत्व को भी समझा। अब अंत में एक विचार। आज हमने 1939 के त्रिपुरी संकट के बारे में पढ़ा, जहां गांधी और बोस के बीच वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आए। और हमने ब्रिक्स के विस्तार के बारे में भी पढ़ा, जहां ईरान और सऊदी अरब जैसे परंपरागत प्रतिद्वंद्वी एक ही मंच पर साथ आए हैं। सोचिए, इतिहास से लेकर आज की भू राजनीति तक विचारों का टकराव और सहयोग दुनिया को कैसे आकार देता है। एक ही पीढ़ी के दो महान नेता एक साथ काम नहीं कर सके, जबकि आज दशकों के दुश्मन एक साथ बैठ रहे हैं। इन विरोधाभासों पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहिए।